बंगाल के साथ साथ असम है, पुडुचेरी है, ये वो 3 राज्य हैं जहां पर बीजेपी की बढ़त है। बिल्कुल बसंत, और सबसे जो दिलचस्प मुकाबला है वो है पश्चिम बंगाल का, क्योंकि पश्चिम बंगाल में बीजेपी लगातार बढ़त बनाए हुए है और जब से रुझानों की शुरुआत हुई है, जब से हम रुझान देख रहे हैं, तभी से कहीं ना कहीं बीजेपी लगातार आगे बनी हुई है। अगर पश्चिम बंगाल की हम बात करें बसंत, तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी वर्सेस टीएमसी देखने को मिल रहा है और जिस तरीके से बीजेपी जो है लगातार आगे है, एंटी इनकम्बेंसी एक बहुत बड़ा फैक्टर है पश्चिम बंगाल में। और इसी के साथ साथ महिला सुरक्षा को लेकर के जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से मुद्दा उठाया गया पुरजोर तरीके से, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बीजेपी को इसका फायदा भी कहीं ना कहीं मिला है। बिल्कुल, और शुभेंदु अधिकारी पूरी तरह से बात कहते हुए नजर आए कि हम ये इलेक्शन जीत रहे हैं और हो सकता है कि सीएम फेस के रूप में वो देखने को मिले। हालांकि ये बहुत बात की बात है, अभी उससे पहले, क्योंकि बीजेपी को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है, पिछले कुछ समय में हमने ये देखा है। तो चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। 5 राज्यों में काउंटिंग के बीच में एक बड़ी खबर यह है कि रुझानों में 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनती हुई फिलहाल नजर आ रही है रुझानों के अकॉर्डिंग। और फिलहाल शाम 6:30 बजे बीजेपी मुख्यालय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले। फिलहाल हमें यह अपडेट मिल पा रहा है और बीजेपी के जश्न में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी। कार्यकर्ताओं को संबोधित भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम करने वाले हैं। तो शाम 6:30 बजे का समय जब बीजेपी कार्यकर्ताओं के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन देखने को मिलेगा। और 5 क्योंकि देखो अभी फिलहाल सोनाली क्या है, क्योंकि अभी 5 राज्यों में पहले वोटिंग, उसके बाद अब काउंटिंग, और ये खबर कि बीजेपी मुख्यालय आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे और कहीं ना कहीं बीजेपी कॉन्फिडेंट है और कि भाई हम ये मुकाबला जीत रहे हैं, कि हम अव्वल हैं इस मुकाबले में। तो अब कौन कहां से आगे चल रहा है, हॉट सीट पर क्या समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं, वो जरा बताते हैं। पश्चिम बंगाल का रिजल्ट ये, बीजेपी 166 सीटों पर फिलहाल रुझान में आगे चल रही है। सुनाई बिल्कुल, असम रिजल्ट की बात करें तो बीजेपी 100 सीटों पर लगातार बढ़त बनाए हुए है। इसी के साथ साथ केरल में यूडीएफ 100 सीटों पर आगे है, यानी कि 100 सीटों पर बढ़त बनाए हुए यूडीएफ। तमिलनाडु की अगर बात कर ले तो एआईएडीएमके 84 सीटों पर आगे है। वहीं पुडुचेरी की बात करें तो बीजेपी लगातार बढ़त बनाए हुए है, 22 सीटों पर आगे है। और सबसे बड़ा बदलाव तो हमें तमिलनाडु में देखने को मिला है बसंत, क्योंकि लगातार जिस तरीके से कभी डीएमके आगे चल रही थी, कभी टीवीके, और जो रुझान सामने आए हैं उसमें भी आप देख सकते हैं कि टीवीके जो है वो लगातार बढ़त बनाए हुए है। 103 आंकड़ा है, जो सीट्स हैं वो 103 है और टीवीके कोई बहुत पुरानी पार्टी नहीं है बसंत, बिल्कुल सही, हाल ही में बनी पार्टी, और लगातार ऐसा लग रहा है कि विन सिचुएशन में जाते हुए टीवीके जो है वो कहीं ना कहीं नजर आ रही है। और ये सरप्राइजिंग फैक्टर तमिलनाडु में भी है और केरल में भी है, क्योंकि दोनों पड़ोसी राज्य हैं सोनाली। और क्योंकि पड़ोसी राज्य होने के नाते ये होता है कि एक चीज अगर किसी राज्य में होती है तो वो चीज दूसरे राज्य में, पड़ोसी राज्य में भी उसका प्रभाव कहीं ना कहीं देखा जाता है। अब पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी और असम, यहां पर तो विन विन सिचुएशन यहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए बनती दिखाई दे रही है अभी जो आंकड़े हैं। क्योंकि अभी देखिए ये नतीजे नहीं है, लेकिन अगर ये आंकड़े जो अभी हम आपको दिखा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, अगर ये आंकड़े भी नतीजों में तब्दील हो जाते हैं तो भी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी विक्ट्री आप इसे मानकर चलिए। क्योंकि ये चुनावी नतीजे केवल यहीं तक सीमित नहीं रहेंगे, इसको किस तरह से उत्तर प्रदेश व पंजाब लेकर जाना है ये भारतीय जनता पार्टी अच्छे से जानती है। और ये आने वाले समय में 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, पंजाब और साथ ही साथ पंजाब के अलावा हम बात अगर कर लें तो उत्तर प्रदेश, वहां तक किस तरीके से इस जीत की बात को, इस चुनावी रिजल्ट को पहुंचाना है अपनी उपलब्धि के रूप में, यह बीजेपी से बेहतर कोई जानता नहीं है। तो 3:2 पर क्या ये मुकाबला छूटेगा, ये समय के साथ साथ साफ होगा। लेकिन अभी फिलहाल पुडुचेरी का रिजल्ट, बीजेपी 22 सीटों पर आगे चल रही है और अभी ये नतीजे नहीं है। एक बार फिर से हम क्लियर कर दे सोनाली, ये नतीजे नहीं है, ये केवल अभी रुझान है। बिल्कुल बसंत, जिस तरीके से रुझान सामने आ रहे हैं, लगातार बीजेपी जो है पश्चिम बंगाल में बढ़त बनाए हुए, असम की बात करें तो असम में बढ़त बनाए हुए, और साथ ही साथ पुडुचेरी की भी बात करें तो बीजेपी लगातार बढ़त बनाए हुए है। बिल्कुल,
और मृगेंद्र चौधरी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं और निपुण आलम्बियान राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर। आज तो आपकी जरूरत बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि टीवी चैनल्स पर है। सबसे पहले निपुण आपकी तरफ आना चाहूंगा। अब आलम्बियान साहब ये बताइए मुझे कि भारतीय जनता पार्टी के लिए 3:2 बन रहा है क्या ये, क्योंकि पश्चिम बंगाल, असम, पुडुचेरी तीनों जगह पर भारतीय जनता पार्टी एक लीडिंग सिचुएशन में फिलहाल अकॉर्डिंग टू रुझान देखने को मिल रही है। देखिए, निश्चित रूप से तीनों जगह बीजेपी जिस प्रकार से प्रदर्शन है तो तीनों जगह सरकार बनने की स्थिति में है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि असम में दोबारा से सरकार का रिपीट होना और बंगाल में जिस प्रकार से फाइट पिछली बार की थी इस बार भी उसी तरह से फाइट करके बल्कि उससे मजबूती से बनकर बीजेपी के लिए बंगाल जीतना बड़ा महत्वपूर्ण हो रहा था। लगातार जितनी ताकत बीजेपी ने बंगाल में लगाई थी, अगर इस बार बीजेपी को नहीं मिलती तो बड़ी दिक्कत बीजेपी के लिए हो जाती, बीजेपी के लीडर्स के लिए हो जाती। लेकिन आपको दिख रहा होगा कि सुबह से ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं में एक बड़ा उत्साह और बड़ा, आप देखिए घोषणा हो भी गई है कि शाम को 6:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी जी बीजेपी दिल्ली वाले कार्यालय में जाने वाले हैं। इसका मतलब स्पष्ट है कि बीजेपी पूरे आत्मविश्वास में कि हाँ सरकार हमारी बन रही है। तो मुझे लगता है कि बंगाल का चुनाव बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। और वही हम देखे थे कि केरल, तमिलनाडु में भी बहुत निराशाजनक परिणाम नहीं है बीजेपी के लिए, वहां भी बहुत बेहतरीन प्रदर्शन उनके लिए हो रहा है। और देखिए जिस प्रकार से हम देखें तमिलनाडु में जो अन्नामलई जी ने काम किया है उसका परिणाम भी आपको देखने को मिल रहा है। तो सभी जगह से इस समय बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी, कहते ना कि एक अच्छा आज का दिन उनके लिए है और एकदम वो बड़ा अच्छा आनंद के साथ बना भी रहे होंगे। तो ये बीजेपी के लिए बड़ा अच्छा इस बार है। ठीक है सर, आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ मृगेंद्र चौधरी जी भी लगातार बने हुए हैं। मृगेंद्र जी, जिस तरीके से अगर पश्चिम बंगाल की हम बात करें, जो नतीजे और रुझान अब तक सामने आ रहे हैं, बीजेपी लगातार बढ़त बनाए हुए है, एंटी इनकम्बेंसी है ही है, लेकिन तमाम तरह के जो मुद्दे हैं, चाहे महिला सुरक्षा के मुद्दे, वो पुरजोर तरीके से उठाए गए। तो इसका फायदा कहीं ना कहीं सीधे तौर पर बीजेपी को मिलते हुए यहाँ पर नजर आ रहा है पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें। जी देखिए, अगर आप बंगाल की अगर बात करते हैं तो वहां पर जो ममता बनर्जी का वोट बैंक रहा है वो ट्रेडिशनली मुस्लिम वोट बैंक रहा है 27% के आसपास। SC ST जो वोट बैंक रहा है वो आप देख लीजिए, SC जो है 23% है और ST जो है 7-8% मिलते हैं। तो बीजेपी ने सुनियोजित ढंग से जो है इस बार प्रहार किया है TMC के ऊपर। कैसे कि देखिए, TMC जो है वो 3 तरह की पॉलिसी वहां पे यूज करती थी। मुस्लिम अपीजमेंट, दूसरा जो है गुंडा राज वहां पे था कि जो हिंदुओं को वोट डालने से वो रोकते थे, तीसरा जो है जो जाली वोट बनवाना। तो बीजेपी ने इन तीनों ही जो है पॉइंट्स के ऊपर एक जो है रणनीतिक ढंग से जो है अटैक किया। SIR कराया गया, जाली वोट काटे गए। अगर आप देखें पिछले इलेक्शन की बात अगर हम करते हैं तो बीजेपी को 39% वोट मिले थे और जो TMC को वो 46% वोट मिले थे, ये 48 हम कह सकते हैं। तो ये 10% से जो कम का मार्जिन था ना, उसको कवर करने के लिए बीजेपी ने SIR कराया, जिसमें लगभग आप देख लीजिए 12% वोट कट गए हैं। ठीक है, टोटल जो वोट हुए थे उसका जो है 12% जो कट गए थे, लगभग 60-70 लाख वोट कटा है। उसके बाद अगर बात करते हैं दूसरा की भी गुंडा राज को टैकल करने के लिए वहां पे आप देखिए जो है आर्म फोर्सेज वो ज्यादा लगाई गई है इस बार। तीसरा उन्होंने जो काम किया था कि फेज जो है 6 से 2 कर दिए, क्योंकि जितने ज्यादा फेज होंगे ना तो उतना ही जो गुंडा लोग होते हैं, जो बाहुबली वहां के बने होते हैं, वो लोगों को डराने में सक्षम होते हैं कि आप जिस प्रकार से ट्रेंड जाता है तो वो डरा देते हैं कि आप TMC पे वोट डालना और आपके साथ ये हो जाएगा। तो फेज कम होने से लोगों के अंदर जो है वो डर भी कम होगा जी, क्योंकि SIR का जिक्र आपने किया है तो मुझे लगता है कि अगर ये जो रुझान है ये अब भी फिलहाल अगर नतीजों में तब्दील हो जाते हैं तो मुझे लगता है कि SIR पर भी ठीकरा फोड़ ही दिया जाएगा। देखिए, ऐसा है रुझान तो क्या है, ये तो निश्चित है कि बीजेपी वहां जीत रही है। अब सीट कितनी लेके आ रही है नहीं पता, मतलब 190 तक भी जा सकती है। 100 चलिए ठीक है, बीच में रोक रहा हूं आपको। इस समय की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अब चुनावी राज्यों में अब दिल्ली और हरियाणा के मुख्यमंत्री का असर खासकर देखने को मिला। इसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के प्रचार वाली सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अभी लीड कर रही है और CM रेखा गुप्ता ने जिन क्षेत्रों में प्रचार किया वहां पर भी बढ़त है अभी भारतीय जनता पार्टी को। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो CM रेखा गुप्ता भी पहुंची चुनावी प्रचार के लिए, साथ ही साथ हरियाणा के CM नायब सिंह सैनी भी पहुंचे और इन सीटों पर जिन सीटों पर CM रेखा गुप्ता और साथ ही साथ हरियाणा के CM नायब सिंह सैनी ने
प्रचार किया, वहां पर लगातार बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। तो सीएम रेखा गुप्ता ने भी प्रचार किए थे और साथ ही साथ आपको बता दें कि बस सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी प्रचार किए थे। अगर हरियाणा के सीएम की बात करें तो हरियाणा के सीएम ने भी पुरजोर तरीके से पश्चिम बंगाल में उन्होंने जा करके प्रचार किया था और जिन सीटों पर सीएम रेखा गुप्ता ने प्रचार किए, चाहे हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने प्रचार किए, वहां पर बीजेपी लगातार बढ़त बनाए हुए है। बिल्कुल सोनाली, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और हमारे साथ हमारे गेस्ट का पूरा पैनल इस समय जुड़ा हुआ है। अवधेश उपाध्याय भी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही राय तपन भारतीय वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ आ चुके हैं। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर। और सबसे पहले अपडेट ले लेता हूं क्योंकि हमारे साथ ताने चुग हमारी जिम्मेदार संवाददाता भी अब लगातार बनी हुई है। ताने, क्या अपडेट है आपके पास फिलहाल? किस तरीके की गर्मजोशी और उत्साह इस समय देखने को मिल रहा है बीजेपी के खेमे में दिल्ली से? जी देखिए, जो भी ट्रेंड्स आ रहे हैं, जितनी अभी नंबर्स सामने आ रहे हैं, जो हमारी सीटें हैं वो बीजेपी के बेड़े में हमें जाती हुई दिखाई पड़ रही हैं। सबसे ज्यादा नजरें जो सबकी बनी हुई है वो है इस समय पश्चिम बंगाल पे, और वहाँ के अगर हम नंबर्स देखें, वहाँ के अगर हम ट्रेंड्स देखें तो बीजेपी के फेवर में जा रही हैं सीटें। लगातार जो है बीजेपी में माहौल बनना शुरू हो गया है। शाम को एक बड़े जश्न की तैयारी है। अगर जो है एक्चुअल जश्न यहाँ बीजेपी मुख्यालय में बनाया जाएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, मिसाल यहाँ पे बीजेपी से नेता शुभेंदु जी मौजूद हैं। शुभेंदु जी, सबसे पहले अगर हम बात करें जिस तरीके से जो भी नंबर्स ट्रेंड्स सामने आ रहे हैं, क्या बीजेपी कॉन्फिडेंट है कि कुछ घंटों में जब और पिक्चर क्लियर होगी तो रिजल्ट बीजेपी के फेवर में ही आएगा? देखिए, अभी शुरुआती रुझान है ये, और शुरुआती रुझानों में काफ़ी बड़ा गैप है। मेरे को लगता है कि ये गैप बना रहेगा कि अभी और जो बाकी है। और ये एक बात पक्की है कि साउथ से लेके दक्षिण से लेके पूर्व तक जनता ने जो वहाँ की सरकारें थी, जो वेस्ट बंगाल की सरकार तुष्टीकरण के नाम से फेमस थी और साउथ की सरकार जो लगातार सनातन विरोधी थी, उनका विरोध किया है वोट डाल के। रुझान हैं अभी शुरुआती हैं, बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट नहीं देने चाहिए। फिर भी मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी 5 राज्यों में से 4 राज्यों में सरकार बनाएगी, और केरला में भी उसने बहुत अच्छे परसेंटेज के साथ अपना खाता खोला है और एक ज़मीनी स्तर पर संगठन खड़ा किया है। और एक घंटे के बाद तानिया, मेरे को लगता है कि ये भी क्लियर होगा कि प्रधानमंत्री जी यहाँ आने वाले हैं या नहीं आने वाले हैं, क्या प्रोग्राम है। तो 1 से 2 बजे के बीच में हमको सब जानकारी मिल जाएगी, तब तक रिजल्ट भी क्लियर हो जाएंगे। परंतु वेस्ट बंगाल हमारे लिए एक बड़ा विषय था वहाँ के चुनाव को जीतने का। हम विकसित भारत में वेस्ट बंगाल का भी हाथ होना चाहिए, और अभी के जो शुरुआती रुझान हैं उसमें हमको देखने को मिल रहा है। और लगता है कि बंगाल के जनता ने भाजपा और मोदी जी के पक्ष में उनके पर विश्वास व्यक्त किया है, और जैसी जनता वहाँ पे स्टेटमेंट दे रही थी बार बार। लगातार जानकारी आप तक पहुँचा रहे हैं, जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं और बंगाल से तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं क्योंकि अभी फिलहाल शुभेंदु अधिकारी जो है अभी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी मीडिया में वो बयान दे चुके हैं कि एक लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अभी फिलहाल क्या मीडिया से बातचीत करेंगे, देखने की बात है शुभेंदु अधिकारी, क्योंकि इससे पहले बयान दे चुके हैं कि अभी ये बहुत शुरुआती दौर है, क्योंकि ममता बनर्जी फिलहाल आगे चल रही थी और उसके बाद अब शुभेंदु अधिकारी विक्ट्री का साइन दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर आपकी स्क्रीन पर। तो लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और हमारे साथ अवधेश उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी से प्रवक्ता हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। अवधेश जी, जिस तरीके से बंगाल के नतीजे सामने आ रहे हैं, बीजेपी विन सिचुएशन में नजर आ रही है, और सिर्फ पश्चिम बंगाल की बात नहीं कर रहे हैं, असम की भी बात करें, पुडुचेरी की भी बात करें, तो इन दोनों राज्यों में भी जो बीजेपी है वो लगातार विन सिचुएशन में नजर आ रही है। क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर के, खासतौर पर पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो? देखिए, आज देश के 5 राज्य के जो चुनाव हुए थे विधानसभा के, उनकी मतगणना शुरू हो चुकी है और उनके रुझान भी आने शुरू हो चुके हैं। मैं आपको बता दूं
2 घंटे बाद पूरी स्थिति साफ हो जाएगी। आप देख पाएंगे कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरी तरह से प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। दूसरी यदि हम आसाम की बात करें, आसाम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार फिर से बनने जा रही है। पुडुचेरी और आपकी तमिलनाडु में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। रही बात केरला की, केरला में भी भारतीय जनता पार्टी की सीटों में इजाफा होगा, वोट परसेंटेज बढ़ेगा। कहीं ना कहीं हम एक अच्छे नंबर से वहां पर स्थायी रूप से हम स्थायी रहेंगे। सर 3:2 के इस मुकाबले में आप ये कह रहे हैं कि 3 राज्यों में आप सरकार बनाने के लिए जा रहे हैं। चलिए ठीक है, उसके लिए तो आपको कांग्रेचुलेशन अगर ऐसा हो जाता है, अगर ये रुझान आंकड़ों में बदल जाते हैं। लेकिन क्या दक्षिण की टीस है क्या उपाध्याय साहब, दक्षिण की टीस है क्या, साउथ की टीस अभी है क्या मन में कि भाई जितना आपने दम लगाया, तमिलनाडु की मैं अगर बात करूं, अपने पर्सनल लेवल पर भारतीय जनता पार्टी ने जितना खुद को झोंका, उस हिसाब से तमिलनाडु में तो आउटपुट नहीं मिला है बीजेपी को। देखिए, तमिलनाडु की यदि हम बात करें, तमिलनाडु में जो सनातनी विरोधी सरकार थी उसको सनातनियों ने पूरी तरह से मुंह केवल गिराने का काम किया है। और सनातन की शक्ति उनको भी पता चल गया होगा कि सनातन की क्या शक्ति होती है। जो सनातन को डेंगू मलेरिया की तरह मसलने काम करना चाहते थे, जो सनातनी को खत्म करना चाहते थे, उनको जो है मतलब डीएमके की तरफ इशारा है क्या, डीएमके की तरफ इशारा जवाब दिया है। बिल्कुल, तमिलनाडु में आप देखिए ना, किसने कहा था कि हिंदू जो धर्म है वो उसको डेंगू मलेरिया की तरह उसको मसल दो, डेंगू मलेरिया की तरह जो मच्छर उसको जो मसलते हैं उसकी तरह मसल दो हिंदू धर्म को। तो कहीं ना कहीं तमिलनाडु में भी जो हिंदू विरोधी सनातनी विरोधी जो सरकार थी उसको मुंह केवल गिराने का काम तमिलनाडु के सनातनियों ने किया है। तमिलनाडु में भी देखिए आप एनडीए की सरकार ही बनेगी, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। रही बात पश्चिम बंगाल, देखिए पश्चिम बंगाल तो एक ऐसा चुनाव बन गया था कि इसका समझिए इतिहास में पहली बार ऐसा चुनाव हुआ था पश्चिम बंगाल में, जहां पश्चिम बंगाल के मतदाताओं ने खुलकर चुनाव में वोट किया था। तो भय था ममता बनर्जी का, टीएमसी के गुंडों का, उसको दरकिनार करके पश्चिम बंगाल के मतदाता खुलकर बूथ पर गए और वोटिंग की। वो केवल ये कारण था जो अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति उनका विश्वास था, उसके कारण पश्चिम बंगाल के एक एक मतदाता ने खुलकर वोट किया। और जो डायमंड हार्बर की जो बात कर रहे थे, डायमंड हार्बर जो है पश्चिम बंगाल की दूसरी लेयारी थी, जैसे कि एक पाकिस्तान में थी जिसमें बाहुबली कौन था, रहमान डकैत, जिसके कहने पर उस लेयारी में जो गरीब मजदूर होते थे, वहां की जनता होती थी, उनको डराया धमकाया जाता था, आगजनी होती थी, हिंसा होती थी। उसी तरह की जो हिंसा, आगजनी और जो डराया धमकाना जो होता था वही होता था डायमंड हार्बर में। और वहां का रहमान डकैत कौन था? अभिषेक बनर्जी। अभिषेक बनर्जी क्यों था? अभिषेक बनर्जी के कहने पर ही डायमंड हार्बर की जनता को डराया धमकाया जाता था, आगजनी होती थी, अपराध होते थे वहां पर। लेकिन अब वहीं की जनता ने पश्चिम बंगाल की लियारी को खत्म करने का संकल्प लिया था, वो आज पूरा हो जाएगा उनका। और जो रहमान डकैत रूपी जो डायमंड हार्बर में रहते हैं, कोई बाहर निकालने का पश्चिम बंगाल की जनता करने वाली है आज। ठीक है सर, आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ लगातार रायतपन भारती जी भी बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। रायतपन जी, जिस तरीके से हम देखने को मिल रहा है, चाहे पश्चिम बंगाल की हम बात करें, असम की बात करें, और सबसे जो चौंकाने वाले आंकड़े कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि तमिलनाडु के जो आंकड़े सामने हैं, क्योंकि टीवी के जो है वो लगातार बने हुए, आपसे हम सवाल लेंगे। लेकिन सबसे पहले बड़ी अपडेट सामने आ रही है, भवानीपुर से ममता बनर्जी आगे हैं। बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। भवानीपुर की बात कर रहे हैं, जहां पर ममता बनर्जी 898 वोटों से अब आगे चल रही है। तो तीसरे राउंड की गिनती जो है वो पूरी हुई है। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं भवानीपुर से, जहां से ममता बनर्जी आगे चल रही हैं। 898 वोटों से ममता बनर्जी अब आगे चल रही हैं। और हमारे साथ भी नतीजों में तब्दील हो जाते हैं तो भी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी विक्ट्री आप इसे मानकर चलिए, क्योंकि ये चुनावी नतीजे केवल यहीं तक सीमित नहीं रहेंगे। इसको किस तरह से उत्तर प्रदेश व पंजाब लेकर जाना है, ये भारतीय जनता पार्टी अच्छे से जानती है। और ये आने वाले समय में 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, पंजाब और साथ ही साथ पंजाब के अलावा हम बात अगर कर लें तो उत्तर प्रदेश, वहां तक किस तरीके से इस जीत की बात को, इस चुनावी रिजल्ट को पहुंचाना है अपनी उपलब्धि के रूप में, यह बीजेपी से बेहतर कोई जानता नहीं है। तो 3:2 पर क्या मुकाबला छूटेगा, यह समय के साथ साथ साफ होगा। लेकिन अभी फिलहाल पुडुचेरी का रिजल्ट, बीजेपी 22 सीटों पर आगे चल रही है। और अभी ये नतीजे नहीं है, एक बार फिर से हम क्लियर कर दे सोनाली, ये नतीजे नहीं है, ये केवल अभी रुझान है।
बिल्कुल बसंत, जिस तरीके से रुझान सामने आ रहे हैं, लगातार बीजेपी जो है पश्चिम बंगाल में बढ़त बनाए हुए, असम की बात करें तो असम में बढ़त बनाए हुए और साथ ही साथ पुडुचेरी की भी बात करें तो बीजेपी लगातार बढ़त बनाए हुए है। बिल्कुल। और मृगेंद्र चौधरी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं और निपुण आलम्बियान राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर। आज तो आपकी जरूरत बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि टीवी चैनल्स पर है। सबसे पहले निपुण आपकी तरफ आना चाहूंगा। अब आलम्बियान साहब ये बताइए मुझे कि भारतीय जनता पार्टी के लिए 3:2 बन रहा है क्या ये? क्योंकि पश्चिम बंगाल, असम, पुडुचेरी तीनों जगह पर भारतीय जनता पार्टी एक लीडिंग सिचुएशन में फिलहाल अकॉर्डिंग टू रुझान देखने को मिल रही है। देखिए, निश्चित रूप से तीनों जगह बीजेपी जिस प्रकार से प्रदर्शन है तो तीनों जगह सरकार बनने की स्थिति में है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि असम में दोबारा से सरकार का रिपीट होना और बंगाल में जिस प्रकार से फाइट पिछली बार की थी इस बार भी उसी तरह से फाइट करके बल्कि उससे मजबूती से बनकर बीजेपी के लिए बंगाल जीतना बड़ा महत्वपूर्ण हो रहा था। लगातार जितनी ताकत बीजेपी ने बंगाल में लगाई थी, अगर इस बार बीजेपी को नहीं मिलती तो बड़ी दिक्कत बीजेपी के लिए हो जाती, बीजेपी के लीडर्स के लिए हो जाती। लेकिन आपको दिख रहा होगा कि सुबह से ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं में एक बड़ा उत्साह और बड़ा, आप देखिए घोषणा हो भी गई है कि शाम को 6:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी जी बीजेपी दिल्ली वाले कार्यालय में जाने वाले हैं। इसका मतलब स्पष्ट है कि बीजेपी पूरे आत्मविश्वास में कि हाँ सरकार हमारी बन रही है। तो मुझे लगता है कि बंगाल का चुनाव बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। और वही हम देखे थे कि केरल, तमिलनाडु में भी बहुत निराशाजनक परिणाम नहीं है बीजेपी के लिए, वहां भी बहुत बेहतरीन प्रदर्शन उनके लिए हो रहा है। और देखिए जिस प्रकार से हम देखें तमिलनाडु में जो अन्नामलई जी ने काम किया है उसका परिणाम भी आपको देखने को मिल रहा है। तो सभी जगह से इस समय बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी, कहते ना कि एक अच्छा आज का दिन उनके लिए है और एकदम वो बड़ा अच्छा आनंद के साथ बना भी रहे होंगे। तो ये बीजेपी के लिए बड़ा अच्छा इस बार है। ठीक है सर, आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ मृगेंद्र चौधरी जी भी लगातार बने हुए हैं। मृगेंद्र जी, जिस तरीके से अगर पश्चिम बंगाल की हम बात करें, जो नतीजे और रुझान अब तक सामने आ रहे हैं, बीजेपी लगातार बढ़त बनाए हुए है, एंटी इनकम्बेंसी है ही है, लेकिन तमाम तरह के जो मुद्दे हैं, चाहे महिला सुरक्षा के मुद्दे, वो पुरजोर तरीके से उठाए गए। तो इसका फायदा कहीं ना कहीं सीधे तौर पर बीजेपी को मिलते हुए यहाँ पर नजर आ रहा है पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें। जी देखिए, अगर आप बंगाल की अगर बात करते हैं तो वहां पर जो ममता बनर्जी का वोट बैंक रहा है वो ट्रेडिशनली मुस्लिम वोट बैंक रहा है 27% के आसपास। SC ST जो वोट बैंक रहा है वो आप देख लीजिए, SC जो है 23% है और ST जो है 7-8% रखते हैं। तो बीजेपी ने सुनियोजित ढंग से जो है इस बार प्रहार किया है TMC के ऊपर। कैसे कि देखिए, TMC जो है वो 3 तरह की पॉलिसी वहां पे यूज करती थी। मुस्लिम अपीजमेंट, दूसरा जो है गुंडा राज वहां पे था कि जो हिंदुओं को वोट डालने से वो रोकते थे, तीसरा जो है जो जाली वोट बनवाना। तो बीजेपी ने इन तीनों ही जो है पॉइंट्स के ऊपर एक जो है रणनीतिक ढंग से जो है अटैक किया। SIR कराया गया, जाली वोट काटे गए। अगर आप देखें पिछले इलेक्शन की बात अगर हम करते हैं तो बीजेपी को 39% वोट मिले थे और जो TMC को वो 46% वोट मिले थे, ये 48 हम कह सकते हैं। तो ये 10% से जो कम का मार्जिन था ना, उसको कवर करने के लिए बीजेपी ने SIR कराया, जिसमें लगभग आप देख लीजिए 12% वोट कट गए हैं। ठीक है, टोटल जो वोट हुए थे उसका जो है 12% जो कट गए थे, लगभग 60-70 लाख वोट कटा है। उसके बाद अगर बात करते हैं दूसरा की भी गुंडा राज को टैकल करने के लिए वहां पे आप देखिए जो है आर्म्ड फोर्सेज वो ज्यादा लगाई गई इस बार। तीसरा उन्होंने जो काम किया था कि फेज जो है 6 से 2 कर दिए, क्योंकि जितने ज्यादा फेज होंगे ना तो उतना ही जो गुंडा लोग होते हैं, जो बाहुबली वहां के बने होते हैं, वो लोगों को डराने में सक्षम होते हैं कि आप जिस प्रकार से ट्रेंड जाता है तो वो डरा देते हैं कि आप TMC पे वोट डालना और आपके साथ ये हो जाएगा। तो फेज कम होने से लोगों के अंदर जो है वो डर भी कम होगी। जी, क्योंकि SIR का जिक्र आपने किया है तो मुझे लगता है कि अगर ये जो रुझान है ये अब भी फिलहाल अगर नतीजों में तब्दील हो जाते हैं तो मुझे लगता है कि SIR पर भी ठीकरा फोड़ ही दिया जाएगा। देखिए, ऐसा है रुझान तो क्या है, ये तो निश्चित है कि बीजेपी वहां जीत रही है। अब सीट कितनी लेके आ रही है नहीं पता, मतलब 190 तक भी जा सकती है। 100 चलिए ठीक है, बीच में रोक रहा हूं आपको। इस समय की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अब चुनावी राज्यों में अब दिल्ली और हरियाणा के मुख्यमंत्री का असर खासकर देखने को मिला। इसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के प्रचार वाली सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अभी लीड कर रही है और CM रेखा गुप्ता ने जिन क्षेत्रों में प्रचार किया वहां पर भी बढ़त है अभी भारतीय जनता पार्टी को।
तो ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो सीएम रेखा गुप्ता भी पहुंची चुनावी प्रचार के लिए, साथ ही साथ हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी भी पहुंचे और इन सीटों पर जिन सीटों पर सीएम रेखा गुप्ता और साथ ही साथ हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने प्रचार किया, वहां पर लगातार बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। तो सीएम रेखा गुप्ता ने भी प्रचार किए थे और साथ ही साथ आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी प्रचार किए थे। अगर हरियाणा के सीएम की बात करें तो हरियाणा के सीएम ने भी पुरजोर तरीके से पश्चिम बंगाल में उन्होंने जा करके प्रचार किया था और जिन सीटों पर सीएम रेखा गुप्ता ने प्रचार किए, चाहे हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने प्रचार किए, वहां पर बीजेपी लगातार बढ़त बनाए हुए है। बिल्कुल सोनाली, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और हमारे साथ हमारे गेस्ट का पूरा पैनल इस समय जुड़ा हुआ है। अवधेश उपाध्याय भी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही राय तपन भारतीय वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ आ चुके हैं। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर। और सबसे पहले अपडेट ले लेता हूं क्योंकि हमारे साथ ताने चुग हमारी जिम्मेदार संवाददाता भी अब लगातार बनी हुई है। ताने, क्या अपडेट है आपके पास फिलहाल? किस तरीके की गर्मजोशी और उत्साह इस समय देखने को मिल रहा है बीजेपी के खेमे में दिल्ली से? जी देखिए, जो भी ट्रेंड्स आ रहे हैं, जितनी अभी नंबर्स सामने आ रहे हैं, जो हमारी सीटें हैं वो बीजेपी के बेड़े में हमें जाती हुई दिखाई पड़ रही हैं। सबसे ज्यादा नजरें जो सबकी बनी हुई है वो है इस समय पश्चिम बंगाल पे, और वहां के अगर हम नंबर्स देखें, वहां के अगर हम ट्रेंड्स देखें तो बीजेपी के फेवर में जा रही हैं सीटें। लगातार जो है बीजेपी में माहौल बनना शुरू हो गया है। शाम को एक बड़े जश्न की तैयारी है। अगर जो है एक्चुअल जश्न यहाँ बीजेपी मुख्यालय में बनाया जाएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, मेरे साथ यहाँ पे बीजेपी से नेता शुभेंदु जी मौजूद हैं। शुभेंदु जी, सबसे पहले अगर हम बात करें जिस तरीके से जो भी नंबर्स जो ट्रेंड्स सामने आ रहे हैं, क्या बीजेपी कॉन्फिडेंट है कि कुछ घंटों में जब और पिक्चर क्लियर होगी तो रिजल्ट बीजेपी के फेवर में ही आएगा? देखिए, अभी शुरुआती रुझान है ये, और शुरुआती रुझानों में काफ़ी बड़ा गैप है। मेरे को लगता है कि ये गैप बना रहेगा कि अभी और जो बाकी है। और ये एक बात पक्की है कि साउथ से लेके दक्षिण से लेके पूर्व तक जनता ने जो वहाँ की सरकारें थी, जो वेस्ट बंगाल की सरकार तुष्टीकरण के नाम से फेमस थी, और साउथ की सरकार जो लगातार सनातन विरोधी थी, उनका विरोध किया है वोट डाल के। रुझान है अभी शुरुआती हैं, बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट नहीं देने चाहिए। फिर भी मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी 5 राज्यों में से 4 राज्यों में सरकार बनाएगी, और केरला में भी उसने बहुत अच्छे परसेंटेज के साथ अपना खाता खोला है और एक ज़मीनी स्तर पर संगठन खड़ा किया है। और एक घंटे के बाद तानिया, मेरे को लगता है कि ये भी क्लियर होगा कि प्रधानमंत्री जी यहाँ आने वाले हैं या नहीं आने वाले हैं, क्या प्रोग्राम है। तो 1 से 2 बजे के बीच में हमको सब जानकारी मिल जाएगी, तब तक रिजल्ट भी क्लियर हो जाएंगे। परंतु वेस्ट बंगाल हमारे लिए एक बड़ा विषय था, वहाँ के चुनाव को जीतने का। हम विकसित भारत में वेस्ट बंगाल का भी हाथ होना चाहिए, और अभी के जो शुरुआती रुझान हैं उसमें हमको देखने को मिल रहा है। और लगता है कि बंगाल के जनता ने भाजपा और मोदी जी के पक्ष में उनके ऊपर विश्वास व्यक्त किया है। और जैसी ही जनता वहाँ पे स्टेटमेंट दे रही थी बार बार, लगातार जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं और बंगाल से तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं क्योंकि अभी फिलहाल शुभेंदु अधिकारी जो है अभी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी मीडिया में वो बयान दे चुके हैं कि एक लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अभी फिलहाल क्या मीडिया से बातचीत करेंगे, देखने की बात है शुभेंदु अधिकारी, क्योंकि इससे पहले बयान दे चुके हैं कि अभी ये बहुत शुरुआती दौर है, क्योंकि ममता बनर्जी फिलहाल आगे चल रही थी और उसके बाद अब शुभेंदु अधिकारी विक्ट्री का साइन दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर आपकी स्क्रीन पर।
तो लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और हमारे साथ अवधेश उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी से प्रवक्ता हैं। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। अवधेश जी, जिस तरीके से बंगाल के नतीजे सामने आ रहे हैं, बीजेपी विन सिचुएशन में नजर आ रही है और सिर्फ पश्चिम बंगाल की बात नहीं कर रहे हैं, असम की भी बात करें, पुडुचेरी की भी बात करें, तो इन दोनों राज्यों में भी जो बीजेपी है वो लगातार विन सिचुएशन में नजर आ रही है। क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर के, खासतौर पर पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो? देखिए, आज देश के 5 राज्य के जो चुनाव हुए थे विधानसभा के, उनकी मतगणना शुरू हो चुकी है और उनके रुझान भी आने शुरू हो चुके हैं। मैं आपको बता दूं, 2 घंटे बाद पूरी स्थिति साफ हो जाएगी। आप देख पाएंगे कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरी तरह से प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। दूसरी, यदि हम आसाम की बात करें, आसाम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार फिर से बनने जा रही है। पुडुचेरी और आपकी तमिलनाडु में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। रही बात केरला की, केरला में भी भारतीय जनता पार्टी की सीटों में इजाफा होगा, वोट परसेंटेज बढ़ेगा। कहीं ना कहीं हम एक अच्छे नंबर से वहां पर स्थायी रूप से हम स्थायी रहेंगे। सर 3:2 के इस मुकाबले में आप ये कह रहे हैं कि 3 राज्यों में आप सरकार बनाने के लिए जा रहे हैं। चलिए ठीक है, उसके लिए तो आपको कांग्रेचुलेशन अगर ऐसा हो जाता है, अगर ये रुझान आंकड़ों में बदल जाते हैं। लेकिन क्या दक्षिण की टीस है क्या उपाध्याय साहब, दक्षिण की टीस है क्या, साउथ की टीस अभी है क्या मन में कि भाई जितना आपने दम लगाया, तमिलनाडु की मैं अगर बात करूं, अपने पर्सनल लेवल पर भारतीय जनता पार्टी ने जितना खुद को झोंका, उस हिसाब से तमिलनाडु में तो आउटपुट नहीं मिला है बीजेपी को। देखिए, तमिलनाडु की यदि हम बात करें, तमिलनाडु में जो सनातनी विरोधी सरकार थी उसको सनातनियों ने पूरी तरह से मुंह केवल गिराने का काम किया है और सनातन की शक्ति उनको भी पता चल गया होगा कि सनातन की क्या शक्ति होती है। जो सनातन को डेंगू मलेरिया की तरह मसलने काम करना चाहते थे, जो सनातनी को खत्म करना चाहते थे, उनको जो है मतलब डीएमके की तरफ इशारा है क्या, डीएमके की तरफ इशारा है? जवाब दिया है बिल्कुल। तमिलनाडु में आप देखिए ना, किसने कहा था कि हिंदू जो धर्म है वो उसको डेंगू मलेरिया की तरह उसको मसल दो, डेंगू मलेरिया की तरह जो मच्छर उसमें जब मसलते हैं उसको मसल दो हिंदू धर्म को। तो कहीं ना कहीं तमिलनाडु में भी जो हिंदू विरोधी सनातनी विरोधी जो सरकार थी उसको मुंह केवल गिराने का काम तमिलनाडु के सनातनियों ने किया है। तमिलनाडु में भी देखिए आप, एनडीए की सरकार ही बनेगी, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। रही बात पश्चिम बंगाल, देखिए पश्चिम बंगाल तो एक ऐसा चुनाव बन गया था कि इसका समझिए इतिहास में पहली बार ऐसा चुनाव हुआ था पश्चिम बंगाल में, जहां पश्चिम बंगाल के मतदाताओं ने खुलकर चुनाव में वोट किया था। जो भय था ममता बनर्जी का, टीएमसी के गुंडों का, उसको दरकिनार करके पश्चिम बंगाल के मतदाता खुलकर बूथ पर गए और वोटिंग की। वो केवल ये कारण था जो अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति उनका विश्वास था, उसके कारण पश्चिम बंगाल के एक मतदाता ने खुलकर वोट किया। और जो डायमंड हार्बर की जो बात कर रहे थे, डायमंड हार्बर जो है पश्चिम बंगाल की दूसरी लियारी थी, जैसे कि एक पाकिस्तान में थी जिसमें बाहुबली कौन था, रहमान डकैत, जिसके कहने पर उस लियारी में जो गरीब मजदूर होते थे, वहां की जनता होती थी, उनको डराया धमकाया जाता था, आगजनी होती थी, हिंसा होती थी। उसी तरह की जो हिंसा, आगजनी और जो डराया धमकाना जो होता था वही होता था डायमंड हार्बर में। और वहां का रहमान डकैत कौन था? अभिषेक बनर्जी। अभिषेक बनर्जी क्यों था? अभिषेक बनर्जी के कहने पर ही डायमंड हार्बर की जनता को डराया धमकाया जाता था, आगजनी होती थी, अपराध होते थे वहां पर। लेकिन अब वहीं की जनता ने पश्चिम बंगाल की लियारी को खत्म करने का संकल्प लिया था, वो आज पूरा हो जाएगा उनका। और जो रहमान डकैत रूपी जो डायमंड हार्बर में रहते हैं, तो बाहर निकालने का पश्चिम बंगाल की जनता करने वाली है आज। ठीक है सर, आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ लगातार रायतपन भारती जी भी बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। रायतपन जी, जिस तरीके से हम देखने को मिल रहा है, चाहे पश्चिम बंगाल की हम बात करें, असम की बात करें, और सबसे जो चौंकाने वाले आंकड़े कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि तमिलनाडु के जो आंकड़े सामने हैं, क्योंकि टीवी के जो है वो लगातार बने हुए, आपसे हम सवाल लेंगे, लेकिन सबसे पहले बड़ी अपडेट सामने आ रही है। भवानीपुर से ममता बनर्जी आगे हैं, बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। भवानीपुर की बात कर रहे हैं, जहां पर ममता बनर्जी 898 वोटों से अब आगे चल रही हैं। तो तीसरे राउंड की गिनती जो है वो पूरी हुई है। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं भवानीपुर से, जहां से ममता बनर्जी आगे चल रही हैं। 898 वोटों से ममता बनर्जी अब आगे चल रही हैं। और हमारे साथ रायतपन भारती जी लगातार बने हुए हैं। रायतपन भारती जी, जिस तरीके से अभी भवानीपुर में हमें देखने को मिला, तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट हम आपको भवानीपुर से बता रहे हैं। बसंत, लगातार हमें देखने को मिला कि ममता बनर्जी पीछे चल रही थी, लेकिन एकदम से अब ममता बनर्जी भवानीपुर की जो सीट है वहां से अब आगे चल रही हैं।
बिल्कुल, और अपने गेस्ट की प्रतिक्रिया हम ले उससे पहले ये बहुत बड़ी अपडेट है। भवानीपुर से ममता बनर्जी फिलहाल आगे हैं और क्योंकि इससे पहले ये वोटों का जो अंतर था सोनाली, जो आगे चल रही थी वो थोड़ा सा ज्यादा था, 1200 के आसपास वोटों के अंतर से वो आगे चल रही थी, लेकिन अब ये अंतर कम हुआ है। इसका मतलब क्या शुभेंदु अधिकारी अब आगे बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं? अभी भले ही ममता बनर्जी आगे चल रही हैं, लेकिन पहले 1200 वोटों से आगे थी, वो अब 900 वोटों से आगे चल रही हैं। तो इसका मतलब ये लीडिंग का जो फासला है वो कम होता हुआ नजर आया है। शुभेंदु अधिकारी मुझे लगता है कि यहां पर अप्रत्याशित बढ़त जरूर बना रहे हैं, क्योंकि अभी शुभेंदु अधिकारी ये बात कह चुके हैं कि 11 बजे के बाद वो मीडिया से बात करेंगे, और अब हो सकता है कि आने वाले समय में भी कुछ ही देर के बाद उनकी बाइट आए अगर मीडिया से बातचीत करते हैं। और ग्राफिक्स के माध्यम से तो लगातार जानकारी हम दे ही रहे हैं, लेकिन अभी ये बात कह चुके हैं शुभेंदु अधिकारी कि हिंदू वोट कंसोलिडेट हो चुका है पूरे तरीके से पश्चिम बंगाल में, और मुस्लिम इंपेजमेंट जिस तरीके से कर रही थी ममता बनर्जी वो काम किया नहीं, हिंदुओं को तोड़ने का काम कर रही थी वो हुआ नहीं, वो हमने होने नहीं दिया। फर्जी वोटर्स को हमने SIR से साइड कर दिया है। तो अब जो खेल है वो लेवल प्लेइंग फील्ड हो चुका है। तो अब भारतीय जनता पार्टी जो है वो लीड कर रही है इस मुकाबले को। अब क्योंकि बात जब आप क्रिकेट की करते हैं ना, तो क्रिकेट में एक बात है कि एक लास्ट फ्रंटियर कौन होता है आपके लिए, और वो लास्ट फ्रंटियर यहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए पश्चिम बंगाल में TMC है। पूरे देश की राजनीति में अगर मैं बात करूं तो बीजेपी के लिए सबसे टफ कंटेस्टेंट जो है वो राजनीतिक चुनाव में, राजनीति की दुनिया में, वो TMC है, जिससे पछाड़ती हुई बीजेपी नजर आ रही है। हमारे साथ हमारे तमाम खास मेहमान बने हुए हैं। आदेश भारद्वाज जी हमारे साथ कांग्रेस से भी जुड़ चुके हैं, लेकिन इससे पहले एक प्रतिक्रिया राय तपन भारती जी की लेना चाहेंगे। सोनाली ने अभी सवाल भी किया था तपन भारती जी की, किस तरीके की प्रतिक्रिया आप देंगे फिलहाल इन चुनावी नतीजों पर? पश्चिम बंगाल को लेकर वो सवाल था। भारती जी देखिए, पहली पंक्ति यह है कि 5 राज्यों के चुनाव में 3 राज्यों में तो बीजेपी लीड कर रही है, उसके हाथ में सत्ता आने वाली है। और तमिलनाडु में अप्रत्याशित रिजल्ट आया टीवी के, ये कि विजय की अभिनेता विजय की टीवी की पार्टी बड़ी लीड कर रही है, और शायद हो सकता है कि अब बातचीत शुरू हुई क्या? बीच में रोक रहा हूं, माफ कीजिएगा, बातचीत शुरू हुई क्या टीवी के साथ? क्योंकि बीजेपी इस चीज में मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा आगे है बाकी दूसरी पार्टियों से। अभी फोन वगैरह जाने शुरू हुए क्या टीवी विजय के पास? देखिए, अंदर खाने तो बातचीत चलती है, और हर पार्टी इस बात का इंतजाम करती है कि यदि बहुमत नहीं मिला तो क्या करेंगे। बंगाल में मुझे आश्चर्य हो रहा है कि जिस तरह के रुझान बताए गए थे, 2 एजेंसियों ने तो रुझान बताने से इनकार कर दिया कि बंगाल के वोटर बहुत होशियार हैं, चालाक हैं, वो अपना रुझान बता ही नहीं रहे हैं। तो 2 एजेंसियों ने तो अपना ड्रॉप कर दिया। बाकी एजेंसियों ने बताया, उनमें से 2 तरह की रिपोर्ट आई। ज्यादातर ने कहा कि बीजेपी की वापसी होगी, बीजेपी पहली बार सत्ता में आएगी, और ममता बनर्जी चौथी बार सरकार नहीं बना पाएंगी। लेकिन 2 एजेंसियों ने कहा था कि ममता की पार्टी आएगी। तो हम देख रहे हैं कि रुझान, पिछली बार जब 2021 में इलेक्शन हुआ था तो ज्यादातर एजेंसियों ने बताया था कि बीजेपी की वापसी होगी, वो रुझान गलत साबित हुआ है। तो मैं देख रहा हूं कि रुझान क्लियर नहीं होता है। लेकिन बीजेपी की सत्ता में आने, पश्चिम बंगाल में जो सत्ता में लौट रही है, पहली बार जो सत्ता मिल रही है, इससे बीजेपी का हौसला नेशनल लेवल पर बढ़ेगा। असम तो उसके हाथ में आ ही गया, इससे राज्यसभा की सीटें भी उसकी बढ़ेंगी। और जो जैसे महिला बिल विधेयक में संशोधन करने का जो प्रस्ताव था वो गिर गया था, 2/3 बहुमत नहीं मिला था। वहां शायद राज्यसभा की सीटें आगे चल के बढ़ती है तो बीजेपी के हाथ मजबूत होंगे। और एक बात और है, जो तरीके अपनाए मोदी जी ने और अमित शाह जी ने, जैसे जानपुरी खाने का। तपन जी आपके पास हम लौटेंगे। हमारे साथ कांग्रेस से आदेश भारद्वाज जी भी बने हुए हैं। आदेश जी, जिस तरीके से बंगाल की बात कर लें, बंगाल में हमें देखने को मिला कि कांग्रेस और अदर्स को सिर्फ 3 सीट मिले हैं, जबकि बीजेपी की अगर हम बात कर लें तो विन सिचुएशन में नजर आ रही है। क्या कुछ कहेंगे? असम की भी बात करें तो असम में भी कांग्रेस सिर्फ 25 सीटों पर सिमटते हुए नजर आ रही है। देखिए, सच्चाई ये कि अभी ये रुझान है, कहीं पे 6 राउंड इस तरह की काउंटिंग अभी तक हुई है, अभी काफी बाकी है। तो हम आशा, कहीं निराश होने की आवश्यकता नहीं है, अभी थोड़ा सा इंतजार करने की आवश्यकता है। हम यहाँ अच्छा करेंगे और जो है
बिल्कुल जो हमने वादे किए थे, हमें मौका मिलेगा तो हम सबको पूरा भी करेंगे। कांग्रेस के लिए सुरती रही है कि हमने जहां पे जो कहा कहीं ना कहीं उसको करते हैं, लेकिन भारतीय जनता और कथनी में अंतर है, ये लोगों ने भाप लिया है। और उसके बाद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती नहीं है। या अपने चुनाव प्रचार में भी बहुत सारे लोगों ने कहा, और जिस तरह से रेखा जी दिल्ली से मुख्यमंत्री वो वहां पे गई तो वहां पे 3,000 रुपए महीना महिलाओं को देंगे, लोगों ने कहा दिल्ली के तो 2,500 रुपए दे दो। तो ये तमाम चुनाव प्रचारों में हुई है, सबका पता चलता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तमाम छल बल के साथ उपयोग करके उसके बावजूद भी जो परिणाम है वो आप देखना कि कुछ और आएंगे। चलिए ठीक है, और लगातार इशारा कर रहे हैं अवधेश उपाध्याय जी की भाई बात का जवाब देने का मौका मिले। उपाध्याय साहब बताइए। सर म्यूट किया है आपने, अभी फिलहाल अनम्यूट कीजिए प्लीज। जी अभी आदेश जी कह रहे थे कि कथनी करनी में अंतर है, हम आएंगे तो हम अपना विकास पूरा करेंगे, जो वादे करेंगे हम पूरा करेंगे अगर मौका देंगे। अरे भाई जनता तो आपको मौका ही नहीं देना चाहती। पश्चिम बंगाल में 20 दिन लगा कर आया, ठीक है, पूरा आपका सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, नई जलपाईगुड़ी ये सब मैंने किया वहां पर ये सोचिए झंडा लगाने वाला भी नहीं था कांग्रेस पार्टी का, कहीं झंडा दिखाई नहीं दिया। ये तो चलो आपने मौके की बात की, अब पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में तो चलिए ठीक है आप आगे चल रहे हैं। आप मौके की बात करें, बीजेपी कोई तमिलनाडु में भी तलाश रही है क्या मौका? क्योंकि ये डीएमके फिलहाल आपके जो अलायंस के साथी हैं वो तो आगे चल रहे हैं। और मैं आप इस समय समझ गए होंगे कि सवाल मेरा कहां जाने वाला है कि भाई टीवीके के साथ आपकी बातचीत शुरू हुई उपाध्याय साहब, या फिर कोशिश अभी लगातार जारी है, संपर्क हो नहीं पा रहा है क्या? देखिए मैं उसी का जवाब देने आ जा रहा हूँ। बिल्कुल मैं आपका जवाब दे दूं। अब इनके नेता जो राहुल गांधी हैं, आज के दिन उनको यहाँ रहना चाहिए था, वो चले गए ओमान समर वेकेशन मनाने। अब सोचिए एक बड़ी पार्टी का जिम्मेदार नेता जिस दिन 5 राज्यों के चुनाव का परिणाम आ रहा है उस दिन वो वहाँ ओमान में बैठे, क्या कर रहे हैं भाई वहां पर बैठ के? क्योंकि उनको पता है कि भाई हमारी तो हार निश्चित है, क्योंकि हार में तो एक्सपर्ट हो चुकी है कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी, हर जगह एक्सपर्ट है हार में राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी, ठीक है। दूसरी बात आपने कहा तमिलनाडु की, लेकिन मैंने पहले ही कहा था पश्चिम बंगाल, आसाम, पुडुचेरी और तमिलनाडु पुडुचेरी में एनडीए की सरकार बनने वाली है, ठीक है। और पश्चिम बंगाल में, आसाम में प्रचंड, तमिलनाडु में कैसे एनडीए की सरकार बनने जा रही है बताइए कैसे? बिल्कुल आप थोड़ा समय दीजिएगा। अभी फिलहाल एआईएडीएमके आपके जो अलायंस पार्टनर्स हैं वो सर 77 पर आगे चल रहे हैं, और टीवी के तो बहुमत के आंकड़े के आसपास अब मुझे लगता है कि पहुंच जाएगी अगर यही रफ्तार रही तो किस तरीके से एनडीए को आप मान रहे हैं कि भाई? हाँ बताइए। रफ्तार की हम नहीं कह सकते, लेकिन अभी समय बहुत है, अभी तो जान अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे एनडीए की सरकार में। चलिए ठीक है, आपके पास में लौटूंगा आपके पास में। अभी फिलहाल हमारे साथ अभी लगातार हमारे साथ आलम साहब भी जुड़े हुए हैं। आलम साहब, अब बीजेपी पूरे तरीके से श्योरिटी के साथ 3:2 बना रही है इस मुकाबले को, कि 3 में तो हम जीत रहे हैं, कोई शंका नहीं है। तमिलनाडु में जोर आजमाइश एक बार फिर से मुझे लगता है कि भाई भारतीय जनता पार्टी का वो जो रडार घूमता है ना, जब भारतीय जनता पार्टी ये सेंस करने लगती है कि हो सकता है कि हम करीब हैं, तो बीजेपी के सारे रडार दूर से दूर तक एक्टिव हो जाते हैं। भाई कौन कौन संपर्क में है, रडार में कौन कौन आ सकता है, किसे किसे रडार में लिया जा सकता है? देखिए तमिलनाडु में बीजेपी का इस बार का प्रदर्शन वाकई में बहुत अच्छा है। हाँ। आप देखिए उत्तर में बीजेपी को ज्यादा पहले कभी बढ़त नहीं मिली है, और कहीं ना कहीं बीजेपी को इस प्रकार से माना जाता था कि बीजेपी जो है उत्तर भारत की पार्टी है, दक्षिण भारत की पार्टी नहीं है। मैं ये मानता हूं कि अगर बीजेपी वहां पर इतनी भी सीटें लेकर आती है और इतनी बड़ा दिखाती है, तो इसको आप बीजेपी के लिए असफलता न माने बल्कि कामयाबी माने, पहली बात। और दूसरा, अभी तो गठबंधन का दौर है और बीजेपी इसमें तो मास्टर है कि कैसे सरकार बनाई जाती है। इसमें तो मुझे लगता है आलम साहब कि तमिलनाडु में बीजेपी को केवल ब्रिज का काम करना है एआईएडीएमके और टीवीके में। हाँ मैं वही बात कह रहा हूँ, तो बीजेपी तो इसमें मास्टर है, इसमें तो कहने वाली बात चाणक्य उनके भारत में है, आधुनिक भारत के, तो जो आधुनिक भारत के चाणक्य लेके बैठे हैं, तो मुझे लगता है कि बीजेपी वहां पर एक बड़ी स्थिति में हो सकता है कि सरकार बनाने में बड़ी भूमिका भी रहे। और मुझे ऐसा लगता है कि तो बात पे कर रहे हैं, बैकडोर से बातें शुरू भी हो गई होंगी प्रदर्शन के आधार पर।
ठीक है, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ रायतपन भारती जी भी लगातार बने हुए हैं। रायतपन भारती जी, अगर बात करें तमिलनाडु की, क्योंकि टीवीके की अगर बात करें तो कोई बहुत पुरानी पार्टी नहीं है, नई पार्टी है, और जिस तरीके से बढ़त बनाए हुए है रुझानों की अगर हम बात करें तो सुबह के रुझानों की बात करें तो डीएमके कहीं ना कहीं आगे चल रही थी, लेकिन जिस तरीके से टीवीके ने इसको कवर किया, टीवीके जो है वो लगातार बढ़त बनाए हुए, किस तरीके से इसको देखते हैं तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो? देखिए, तमिलनाडु में तान्या 234 सीटें हैं, 118 सीटें जिस पार्टी को आएगी वो सत्ता में आएगी। 98 के आसपास टीवी के लीड कर रही है, तो 20 सीट का फासला है। जरूरत पड़ने पर पता नहीं अन्ना द्रमुक या किससे बात करनी होगी, निर्दलीय वगैरह तो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। हाँ। तो डीएमके का सुपड़ा साफ हो गया, इसका अंदाजा न मीडिया को था न सर्वेक्षण करने वाली एजेंसियों को था। आश्चर्यजनक रूप से स्टालिन की पार्टी तीसरे नंबर पर आ रही है, 40-50 के बीच में झूल रही है। मुझे लगता है कि टीवी के साथ फैसला होता है तो उसकी मजबूरी होगी कि अन्ना द्रमुक के साथ गठबंधन करे। टीवी के बारे में समझने की जरूरत है कि तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां अभिनेता अभिनेत्रियों का प्रभाव बहुत रहा है। वहां अभिनेता अभिनेत्रियों को देवी देवता की तरह पूजा करते हैं। जयललिता को देवी की तरह मानते थे, और करुणानिधि इसी तरह। रामचंद्रन जो थे ये उनके वो भी फिल्मी दुनिया से आए थे, उनका भी प्रभाव था। बल्कि आपने तमिलनाडु में देखा होगा कि जब उनके नेता हार जाएं या उनकी सरकार ना बने तो उनके समर्थक आत्महत्या तक कर बैठते थे। इतना लगाव, इतना प्रेम, इतना स्नेह भाव। तो टीवी के विजय ने, जो बहुत मशहूर अभिनेता हैं तमिल फिल्मों के, उन्होंने दिल जीतने का भरपूर प्रयास किया। शायद एक घटना भी हो गई थी, वहां सभा में भीड़ उमड़ी और बहुत सारे लोग कुचल के, उसमें से कुछ डेथ भी हुए, एक बड़ा मामला बना। तो मुझे लगता है कि तमिलनाडु में 2-3 बातें थी। तमिलनाडु में कुछ मंत्री जेल गए भ्रष्टाचार के आरोप में, तो सीबीआई ने या जो तमाम एजेंसियों ने जो उनको जेल भेजा उसकी भी चर्चा होती थी। स्टालिन के पुत्र हारने के कगार पर हैं, डिप्टी सीएम है। शायद परिवारवाद तमिलनाडु की जनता रिजेक्ट करना चाहती है कि परिवारवाद उसे पसंद नहीं है। हालांकि तमिलनाडु में डेवलपमेंट अच्छा हुआ है, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की रफ्तार बहुत तेज है। स्टालिन का दावा था इलेक्शन में कि हमारे राज्य में बहुत तेजी से तरक्की हो रही है, लेकिन जनता ने उसको नकार दिया। विजय पर विश्वास किया। विजय ने गरीबों के लिए, गरीब महिलाओं के लिए बहुत सारी स्कीम की घोषणाएं की। और आपको याद होगा कि जयललिता इसलिए जीत जाती थी कि वो गरीब महिलाओं को शादी में सोने का लॉकेट सरकार की ओर से प्रोवाइड करती थी। तो कुछ राज्य ऐसे हैं, बिहार हो या कहीं भी हो, बंगाल हो, हर जगह जो गिफ्ट बांटने का, उपहार जो बांटने का जो घोषणाएं होती हैं, उसका भी चुनाव पर प्रभाव पड़ता है। तमिलनाडु में ये दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल जाहिर सी बात है। भारती साहब, आपके पास में लौटूंगा। मृगेंद्र चौधरी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अब मृगेंद्र साहब, अब ये जो केरल का आंकड़ा है ना, केरल का आंकड़ा भी थोड़ा सा सरप्राइजिंग इसलिए क्योंकि देखिए एलडीएफ पिनराई विजयन की पार्टी जो लग रहा था कि हो सकता है कि लीड करे, क्योंकि 2021 में तो निकाल के ले गए मुकाबला, लेकिन अब जो है यूडीएफ लगातार चुनौतियां पेश कर रही थी। इससे पहले चर्चा इस बात की थी कि भाई हो सकता है कि यूडीएफ जो है वो हेडविंड सर्व करे यहां पर, और वो हो भी रहा है। देखिए, अगर आप केरला की हिस्ट्री देखते हैं तो अल्टरनेटिवली वहां पर कांग्रेस और सीपीआई ने जो है, कम्युनिस्ट ने जो है अल्टरनेटिवली बार बार जो है वहां पे राज किया है। ठीक है, वहां की जो पॉलिसी मुद्दे रहते हैं वो ज्यादातर जो है सेक्युलरिज्म की तरफ रहते हैं और डेवलपमेंट ओरिएंटेड रहते हैं। तो कहीं ना कहीं सीपीआई का बहुत टाइम से होल्ड वहां पे रहा है वोटर के ऊपर, और कांग्रेस का तो आप लगा लीजिए आफ्टर इंडिपेंडेंस ही काफी अच्छा होल्ड रहा है। तो दोनों का जो वोट बेस है वो एक ही है। जो आइडियोलॉजी वहां पे इन्होंने फॉलो कर रखी है, जो ये मुद्दे लेके आते हैं, जो एजेंडा रखते हैं, वो कॉमन ही है। तो बस जनता जो है क्या करती है, एक पार्टी विश्वास करती है, पर जब जनता को लगता है कि वो पार्टी अपने जो है उन्होंने जो वायदे किए थे उनको पूरा नहीं कर रही है, करप्शन में जो है इन्वॉल्व हो गए, तो वो दूसरी पार्टी की तरफ जाती है। तो वहां पर ये हर बार होता रहा है।
तो जब जब जनता को लगता है कि भी इस पार्टी ने वादे किए हैं और उसने पूरा नहीं किया तो वो दूसरी पार्टी को वोट करके, इसलिए अल्टरनेटिवली वहां पर जो है कई बार ऐसा भी अभी कंजिक्यूटिवली 2 टर्म के लिए कांग्रेस भी आई है या सीपीआई भी आई है, और ज्यादातर जो है हर बार जो है टर्म चेंज वहां पर हुई है। तो कारण ये रहता है कि जनता को डिसएंचेंटमेंट होती है कि वहां पे मुद्दे जो इस बार पेरियन विजन का बड़ा मुश्किल लग रहा था क्योंकि 2 टर्म वो रह चुके हैं और कुछ उन्होंने कोई ज्यादा बेहतर करके नहीं दिखाया। चलिए ठीक है, आपके पास मैं लौटूंगा, पॉसिबिलिटी थी आपके पास मैं लौटूंगा, आप सभी हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच एक बड़ी जानकारी आपको दे दे, जी मीडिया से बातचीत की है शुभेंदु अधिकारी ने, और जी मीडिया से बातचीत करते हुए ये कहा है कि बंगाल में बीजेपी सरकार बना रही है, गुंडों को अब ठीक कर दूंगा, ये कहना शुभेंदु अधिकारी का। और यही बात इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोल चुके हैं पश्चिम बंगाल, उसी बात को रिपीट किया गया कि गुंडों को अब ठीक कर दूंगा। बातचीत सुनवाते हैं क्या कुछ कहा। दादा, ये किसकी विजय हो रही है, किसकी जीत हो रही है? जनता का जीत, मोदी जी का जीत। अच्छा, आपने कहा था सनातन को बचाने का चुनाव, सब हिंदू बूथ में हिंदू बम्पर वोट कर दिया बीजेपी। गुंडे बदमाशों को क्या कहना चाहते? सीधा कर दूंगा, सबको सीधा करेंगे, उल्टा करके अमित शाह ने कहा जो बोला मेरा नेता वही होगा। अरे भाई छोड़ो ना भाई, कितनी सीट आ रही है? 165 प्लस। कितनी? 165 प्लस। शुभेंदु अधिकारी इस वक्त भवानीपुर पहुंच गए और जी न्यूज से बातचीत करते हुए। तो बंगाल की सभी 293 सीटों पर रुझान जो है वो सामने आ चुके हैं। 293 की 293 विधानसभा सीटों पर 172 सीट पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है और 165 प्लस शुभेंदु अधिकारी बयान दे चुके हैं जी मीडिया पर। 118 सीटों पर टीएमसी फिलहाल आगे है जो कि बीजेपी से पीछे। अब बंगाल की सभी 293 सीटों पर जिन पर आज मतगणना हो रही है, क्योंकि टोटल है 294, एक विधानसभा सीट पर पुनर्मतदान होगा, उसके बाद मतगणना। लेकिन अभी 293 विधानसभा सीटों पर जो चल रही है मतगणना, इस पर भारतीय जनता पार्टी क्लियर मैंडेट हासिल कर चुकी है, ये प्रतीत होता है। और क्योंकि आप ये देखिए 172 विधानसभा सीटों पर आगे बढ़ना, तो इस बात को देखकर अंदाजा यही लगता है कि क्लियर मैंडेट क्या भारतीय जनता पार्टी को पड़ चुका है, क्या बटन भारतीय जनता पार्टी का दब चुका है। हमारे साथ हमारे तमाम जो गेस्ट हैं वो लगातार बने हुए हैं। और मृगेंद्र चौधरी साहब, आप बात पूरी कर रहे थे, पहले आप बात पूरी कीजिए, उसके बाद अगले गेस्ट की तरफ जाऊंगा। बात हो रही थी केरला के इलेक्शन की। कि भाई केरला के इलेक्शन में क्या रहता है कि भी वहां पे जो आइडियोलॉजी है, चाहे वो कांग्रेस की है चाहे वो सीपीआई की है, वो डेवलपमेंट जो बेस्ड रहती है, सेक्युलरिज्म के ऊपर डिपेंडेंट रहती है। तो वहां पर जो है दोनों का जो वोट बैंक है वो सेम ही है। जनता क्या होता है कि जब वहां पर सीपीआई की सरकार बनती है तो जनता देखती है कि उसने जो वादे किए थे वो पूरे कर रही है। अगर उनको उनसे लगता है कि भाई इन्होंने इस बार नहीं किया तो फिर वो कांग्रेस की तरफ मूव कर जाती है। और ये अल्टरनेटिव होता है। अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें, बहुत बार ऐसा हुआ है कि अल्टरनेटिवली जो है पावर्स में पार्टी आई है और कई बार ऐसा हुआ कि 1-2 टर्म जो है एक्स्ट्रा भी हो गई है, फिर दोबारा से भी पार्टी। अब जो है सीपीआई की 2 टर्म हो चुकी थी, ठीक है। तो विजयन जो है वो मुझे लगता है जनता को इस बार जो है एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो है वहां पे बहुत काम करता है। तो यही अगर आप देखेंगे, यही आप हिमाचल में देखोगे, हिमाचल में भी बीजेपी और कांग्रेस जो अल्टरनेटिवली आती रहती है। तो एंटी इनकम्बेंसी बहुत एक जो है फैक्टर जो है इसे काफी बड़ा जो है रोल वहां पे प्ले किया है। दूसरा, जनता को जो है अभी मौजूदा सरकार से जो था जो है वो कुछ शिकायतें थी, तो इस बार कांग्रेस का आना लगभग तय था। जी ठीक है, आपके पास लौटूंगा मैं। हमारे साथ अभी फिलहाल जो कांग्रेस प्रवक्ता हैं आदेश भारद्वाज जी लगातार बने हुए हैं। आदेश जी, अब पांचों के पांचों फिलहाल जो चुनावी राज्य रहे उनका जो आज चुनावी नतीजा आ रहा है वो आप भी देख रहे होंगे। और क्या अभी कांग्रेस को पूरे तरीके से अब चिंतन मनन करने की जरूरत है इन 5 के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद? आप मुझे एक राज्य ये बताइए कि आपको जहां लगता हो कि अप टू द मार्क आपका परफॉर्मेंस रहा हो। कांग्रेस की बात कर रहा हूं, 5 के 5 राज्यों में बता दीजिए। नहीं, देखिए अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। अभी ये रुझान है, 6, 7, 8 राउंड की काउंटिंग हुई है जो है, तो अभी तो आधी भी नहीं हुई है। नहीं, डायरेक्शन तो एक मिल ही चुकी है भारद्वाज साहब, ये तो आप समझते हैं कि डायरेक्शन तो मिल चुकी है। खत्म है। मेरा ऐसा मानना नहीं है। हमने लोकसभा के चुनाव में भी देखा, उससे भी पहले कई एग्जिट पोल को भी देखा, और इन रुझानों को भी अक्सर बदलते रहते हैं। लेकिन मैं
नत पे किसी को उस पर शंका नहीं करता, मगर मेरा अपना जो आंकलन है मैं तो सिर्फ आपको वो बता रहा हूँ। लेकिन सच्चाई जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी ने छल कपट तमाम तरह के वो करके कहीं ना कहीं चुनावों को लूटने का सा प्रयास किया है, जो देखने में नजर आता है सहज जो है। तो उसके बावजूद भी मैं ये आशा रखता हूं कि लोगों में एक बहुत बड़ा बदलाव है और वो भारतीय जनता पार्टी की इन गलत नीतियों से, उनकी करनी और कथनी से, उससे कहीं ना कहीं ऊब चुके हैं और जिससे मोदी जी का ग्राफ कहीं ना कहीं सच्चाई में गिरा है। लोकसभा के चुनाव में कई मीडिया के साथी सर लोकसभा चुनाव तो बीती बात हो गई, छोड़िए उसे, लोकसभा चुनाव तो छोड़िए, वो बीती बात हो गई। आज की बात कीजिए, 5 राज्यों में नतीजे अपने जो है उन्होंने जो वायदे किए थे उनको पूरा नहीं कर रही है, करप्शन में जो है इन्वॉल्व हो गए, तो वो दूसरी पार्टी की तरफ जाती है। तो वहां पर ये हर बार होता रहा है। तो जब जब जनता को लगता है कि भी जिस पार्टी ने वादे किए हैं और उन्होंने पूरा नहीं किया, तो वो दूसरी पार्टी को वोट करके, इसलिए अल्टरनेटिवली वहां पर जो है कई बार ऐसा भी अभी कंसेक्यूटिवली 2 टर्म के लिए कांग्रेस भी आई है या सीपीआई भी आई है, और ज्यादातर जो है हर बार जो है टर्म चेंज वहां पर हुई है। तो कारण ये रहता है कि जनता को डिसएंचेंटमेंट होती है कि वहां पे मुद्दे जो इस बार पहले विजन का बड़ा मुश्किल लग रहा था, क्योंकि 2 टर्म वो रह चुके हैं और कुछ उन्होंने कोई ज्यादा बेहतर करके नहीं दिखाया। चलिए ठीक है, आपके पास मैं लौटूंगा, पॉसिबिलिटी थी आपके पास मैं लौटूंगा, आप सभी हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच एक बड़ी जानकारी आपको दे दे, जी मीडिया से बातचीत की है शुभेंदु अधिकारी ने, और जी मीडिया से बातचीत करते हुए ये कहा है कि बंगाल में बीजेपी सरकार बना रही है, गुंडों को अब ठीक कर दूंगा, ये कहना शुभेंदु अधिकारी का। और यही बात इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोल चुके हैं पश्चिम बंगाल। उसी बात को रिपीट किया गया कि गुंडों को अब ठीक कर दूंगा। बातचीत सुनवाते हैं क्या कुछ कहा। दादा, ये किसकी विजय हो रही है, किसकी जीत हो रही है? जनता का जीत, मोदी जी का जीत। अच्छा, आपने कहा था सनातन को बचाने का चुनाव। सब हिंदू बूथ में हिंदू बम्पर वोट कर दिया बीजेपी। गुंडे बदमाशों को क्या कहना चाहते? सीधा कर दूंगा, सबको सीधा करेंगे, उल्टा करके अमित शाह ने कहा जो बोला मेरा नेता वही होगा। अरे भाई छोड़ो ना भाई, कितनी सीट आ रही है? 165 प्लस। कितनी? एक बार 165 प्लस। शुभेंदु अधिकारी इस वक्त भवानीपुर पहुंच गए और जी न्यूज से बातचीत करते हुए। तो बंगाल की सभी 293 सीटों पर रुझान जो है वो सामने आ चुके हैं। 293 की 293 विधानसभा सीटों पर 172 सीट पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है और 165 प्लस शुभेंदु अधिकारी बयान दे चुके हैं जी मीडिया पर। 118 सीटों पर टीएमसी फिलहाल आगे है, जो कि बीजेपी से पीछे। अब बंगाल की सभी 293 सीटों पर जिन पर आज मतगणना हो रही है, क्योंकि टोटल है 294, एक विधानसभा सीट पर पुनर्मतदान होगा, उसके बाद मतगणना। लेकिन अभी 293 विधानसभा सीटों पर जो चल रही है मतगणना, इस पर भारतीय जनता पार्टी क्लियर मैंडेट हासिल कर चुकी है, ये प्रतीत होता है। और क्योंकि आप ये देखिए 172 विधानसभा सीटों पर आगे बढ़ना, तो इस बात को देखकर अंदाजा यही लगता है कि क्लियर मैंडेट क्या भारतीय जनता पार्टी को पड़ चुका है, क्या बटन भारतीय जनता पार्टी का दब चुका है। हमारे साथ हमारे तमाम जो गेस्ट हैं वो लगातार बने हुए हैं। और मृगेंद्र चौधरी साहब, आप बात पूरी कर रहे थे, पहले आप बात पूरी कीजिए, उसके बाद अगले गेस्ट की तरफ जाऊंगा। बात हो रही थी केरला के इलेक्शन की कि भाई केरला के इलेक्शन में क्या रहता है कि भी वहां पे जो आइडियोलॉजी है, चाहे वो कांग्रेस की है चाहे वो सीपीआई की है, वो डेवलपमेंट जो बेस्ड रहती है, सेक्युलरिज्म के ऊपर डिपेंडेंट रहती है। तो वहां पर जो है दोनों का जो वोट बैंक है वो सेम ही है। जनता क्या होता है कि जब वहां पर सीपीआई की सरकार बनती है तो जनता देखती है कि उसने जो वादे किए थे वो पूरे कर रही है। अगर उनको उनसे लगता है कि भाई इन्होंने इस बार नहीं किया, तो फिर वो कांग्रेस की तरफ मूव कर जाती है। और ये अल्टरनेटिव होता है। अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें, बहुत बार ऐसा हुआ है कि अल्टरनेटिवली जो है पावर्स में पार्टी आई है, और कई बार ऐसा हुआ कि 1-2 टर्म जो है एक्स्ट्रा भी हो गई है, फिर दोबारा से भी पार्टी। अब जो है सीपीआई की 2 टर्म हो चुकी थी, ठीक है। तो विजयन जो है वो मुझे लगता है जनता को इस बार जो है एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो है वहां पे बहुत काम करता है। तो यही अगर आप देखेंगे, यही आप हिमाचल में देखोगे, हिमाचल में भी बीजेपी और कांग्रेस जो अल्टरनेटिवली आती रहती है। तो एंटी इनकम्बेंसी बहुत एक जो है फैक्टर जो है इसे काफी बड़ा जो है रोल वहां पे प्ले किया। दूसरा, जनता को जो है अभी मौजूदा सरकार से जो था जो है वो कुछ शिकायतें थी, तो इस बार कांग्रेस का आना लगभग तय था। जी ठीक है, आपके पास लौटूंगा मैं। हमारे साथ अभी फिलहाल जो कांग्रेस प्रवक्ता हैं आदेश भारद्वाज जी लगातार बने हुए हैं।
आदेश जी, अब पांचों के पांचों फिलहाल जो चुनावी राज्य रहे उनका जो आज चुनावी नतीजा आ रहा है वो आप भी देख रहे होंगे, और क्या अभी कांग्रेस को पूरे तरीके से अब चिंतन मनन करने की जरूरत है इन 5 के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद? आप मुझे एक राज्य ये बताइए कि आपको जहां लगता हो कि अप टू द मार्क आपका परफॉर्मेंस रहा हो, कांग्रेस की बात कर रहा हूं, पांचों के 5 राज्यों में बता दीजिए। नहीं देखिए, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। अभी ये रुझान है, 6, 7, 8 राउंड की काउंटिंग हुई है जो है, तो अभी तो आधी भी नहीं हुई है। नहीं, डायरेक्शन तो एक मिल ही चुकी है भारद्वाज साहब, ये तो आप समझते हैं कि डायरेक्शन तो मिल चुकी है। खत्म है। मेरा ऐसा मानना नहीं है। हमने लोकसभा के चुनाव में भी देखा, उससे भी पहले कई एग्जिट पोल को भी देखा, और इन रुझानों को भी अक्सर बदलते रहते हैं। लेकिन मैं किसी को उस पर शंका नहीं करता, मगर मेरा अपना जो आंकलन है मैं तो सिर्फ आपको वो बता रहा हूँ। लेकिन सच्चाई जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी ने छल कपट तमाम तरह के वो करके कहीं ना कहीं चुनावों को लूटने का सा प्रयास किया है, जो देखने में नजर आता है सहज जो है। तो उसके बावजूद भी मैं ये आशा रखता हूं कि लोगों में एक बहुत बड़ा बदलाव है, और वो भारतीय जनता पार्टी की इन गलत नीतियों से, उनकी करनी और कथनी से, उससे कहीं ना कहीं ऊब चुके हैं, और जिससे मोदी जी का ग्राफ कहीं ना कहीं सच्चाई में गिरा है। लोकसभा के चुनाव में कई मीडिया के साथी सर, लोकसभा चुनाव तो बीती बात हो गई, छोड़िए उसे, लोकसभा चुनाव तो छोड़िए, वो बीती बात हो गई। आज की बात कीजिए, 5 राज्यों में नतीजे, 3 में तो बीजेपी आगे है, और एक ऐसे मैंडेट से आगे है, एक ऐसे फासले से आगे है जिसको पार करना वहां के क्षेत्रीय दलों के लिए मुश्किल बनता जा रहा है। देखिए, मैं भी मतदाताओं का सम्मान करता हूं, जो भी उनका फैसला है उस फैसले को स्वीकारेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया, इस बात के लिए आपको साधुवाद, इस बात के लिए साधुवाद आपको। बीजेपी प्रवक्ता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभी उपाध्याय साहब, आपने सुना शुभेंदु अधिकारी कहते हुए नजर आए कि अब बंगाल तो हम जीत रहे हैं 165 प्लस, और कहा कि गुंडों को सीधा कर देंगे। देखिए, पश्चिम बंगाल में देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर और भाजपा पर भरोसा जताते हुए पश्चिम बंगाल की जनता पूरी तरह से प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में बना रही है। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से टीएमसी की गुंडागर्दी थी, जो कटमनीय काम होता था, जो सिंडिकेट चलाते थे, जो जनता को परेशान करते थे, धमकाते थे, डराते थे, उनका अब एक एक करके हिसाब होगा भाजपा सरकार में पश्चिम बंगाल में, ये समझ लीजिए। और पहली उपाध्याय जी, एक और सवाल मेरा आपसे रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां झालमुड़ी खाई, वहां से भारतीय जनता पार्टी भाई आगे चल रही है। अब आपके दिल्ली के नेता कहते हैं कि भाई प्रधानमंत्री ने जहां झालमुड़ी खाई वहां पर वो काम कर गया, तो इलेक्शन से प्रेरित था क्या वो एपिसोड जो आपने देखा? बता दीजिए। अब तो देखिए, आगे तो चल ही रहे हैं आप, अब तो कुछ बिगड़ने वाला है नहीं, बटन तो दब चुका है, हार या जीत अब तो यही होना है। बता दीजिए कि हाँ भाई था इलेक्शन, अगर इलेक्शन से जुड़ा कुछ था तो। इलेक्शन से प्रेरित कुछ नहीं था। प्रधानमंत्री मोदी जी का जहाँ भी जाते हैं वहाँ यदि कोई उन्हें अच्छा लगता है वहीं उससे मुलाकात करते हैं। में प्रधानमंत्री जी रुके थे अपने रोड शो से पहले, हाँ ठीक है, और उस प्रधानमंत्री शादी में थी, और मोदी जी अपना कार्यक्रम छोड़कर शादी में गए। उन्होंने दिखाने को भाई हम देखो, हम ज्यादा वो नहीं है, बड़े कार्यकर्ता नहीं है, हम छोटे कार्यकर्ता हैं, हम आपकी शादी में भी आ सकते हैं। ये हम ऐसे नहीं है जो बड़े उसमें अहंकार में रहते हो। तो दिल्ली के बीजेपी दफ्तर में आप तैयारी कर रहे हैं झालमुड़ी बनवाने की या नहीं? अब जलेबी और पूरी तो तली जा रही है वहां पर। आज सुबह तस्वीरें सामने आई थी। आपका स्वागत है, आप आइएगा। मैं तो भी कह रहा हूं। चलिए ठीक है, आपके पास मैं लौटूंगा, आपके पास लौटूंगा मैं। और अभी फिलहाल लगातार हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक राय तपन भारती जी भी हैं। तपन भारती, बताइए। देखिए, पहले तो कांग्रेस को निराश नहीं होना चाहिए। एक राज्य में तो लीड कर रही है यूडीएफ के साथ। 140 सीटें हैं केरल में, 140 सीटें हैं। लगभग 100 सीटों पर कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ लीड कर रही है, और सीपीएम के नेतृत्व वाली जो एलडीएफ है वो 37 सीट पर है, 3 सीट एनडीए के पास है। और झालमुड़ी की जहां तक बात है, एक्चुअली मोदी जी को एक करिश्माई नेता है, उनको पता है कि आम जनता से कैसे कनेक्ट हुआ जाता है। एक तो जब भी बंगाल जाते थे तो उस दिन लौटते नहीं थे। आमतौर पर चुनाव के टाइम में वो रात में दिल्ली भी लौट आया करते थे, प्रधानमंत्री आवास में वो रात बिताते थे। लेकिन बंगाल में देखा गया
कि जब भी जाते थे तो रात्रि विश्राम वो राजभवन में करते थे, कलकत्ता के राजभवन में, और उसका सदुपयोग क्या करते थे? पार्टी वर्कर से मिलना, वहां के बारे में समझना, बहुत सारी चीजों को। जब मैं बंगाल गया हूँ, बंगाल में मुझे भी झालमुड़ी और उसके साथ आलू दम की सब्जी जो मिलती है दुकानों में या जहाँ घरों में भी बनती है, तो शाम के टाइम में लोग झालमुड़ी और आलू दम खाने की आदत है। हाँ। मिठाइयों के शौकीन है बंगाली भाई लोग। मिठाई में रसगुल्ला के अलावा एक और बहुत अच्छी मिठाई है रस कदम। ये बंगाल के, बिहार के, झारखंड के बॉर्डर से लेकर बंगाल तक में हर जगह दिखता है। तो जो मिष्ठान प्रेमी जो वोटर हैं, 15 साल से ममता बनर्जी को मौका दे रहे थे। ठीक है ममता दीदी आप काम कीजिए। ममता दीदी सादगी से रहती हुई थी, चप्पल पहन के चलती थी, बहुत सस्ती साड़ी पहनती थी, बहुत सारी चीजें। लेकिन उनके मिनिस्टर्स, कई मिनिस्टर्स उनके जेल गए और करप्शन के आरोप लगे। ममता बनर्जी पर करप्शन के आरोप तो नहीं अभी तक साबित हो पाए, लेकिन उनके मंत्रियों पर जो आए और उनके ऊपर जो आरोप लगे, दबंगई के आरोप लगे। तीसरा आपने देखा होगा कि आज जो ये बैलेट पेपर शुरू में जो आया, डाक पोस्टल जो मतदान पत्र आए, उनमें बीजेपी लीड कर रही थी। उसका कारण क्या था कि सरकारी कर्मचारी बहुत नाराज और गुस्से में थे पश्चिम बंगाल की ममता सरकार के प्रति। जब देखो धमकी देना। इलेक्शन में हमने देखा कि ममता बनर्जी धमका रही हैं कि हमारी सरकार आ गई, अभी तो तुम चुनाव के इशारे पर काम कर रहे हो, हमारी सरकार आएगी तो बताते हैं तुमको, हम कहाँ भेजते हैं बताएंगे। ये डर और भय जो था ना ममता, चलिए ठीक है, आपके पास भारती साहब मैं लौटूंगा वापस। हमारे साथ निपुण तीन बातें और है। आपके पास मैं लौटूंगा, आप 3 की 4 बातें पूरी कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास मैं लौटूंगा जरूर। निपुण अलम्बियान साहब हमारे साथ जुड़े हैं। अलम्बियान साहब, इस बंगाल के इलेक्शन में एक चीज जो मैंने बहुत ध्यान से नोटिस की है वो ये कि ममता बनर्जी अपनी उपलब्धियों को बंगाल में गिनाने की बजाय क्या सेंट्रलाइज कर गई इस पूरे विधानसभा चुनाव को कि भाई मछली खाने नहीं देंगे, और ये हमारी संस्कृति पर वार है। केमिस्ट्री यहाँ पर विमेन प्लस मुस्लिम की तो जो थी वो धरी की धरी रह गई, बल्कि हिंदू वोट कंसोलिडेट हो गया पूरी तरीके से बीजेपी के पक्ष में। तो बीजेपी ने तो मुद्दों को लपक लिया, चाहे बात वो लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन को हो, महिलाओं पर अपराधों की हो, और या फिर पिछले कुछ समय में जो हिंसा देखने को मिली है जो लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन को चुनौती देती हुई नजर आई। लेकिन क्या ममता बनर्जी इस चीज में फेल हो गई? क्या कल्चरल इवेंट्स को सेंट्रलाइज कर दिया गया कि भाई मछली नहीं खाने दी जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा? मुझे ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी जो है वो बीजेपी की पिच पर आ गई, और उस पिच पर आकर जिनको खेलना था वो अपनी पिच पर खेलती तो बेटर तरीके से खेलती, जबकि वो बीजेपी की पिच पर आकर यानी कि हिंदुत्व के मुद्दे, धर्म के एंगल को उन्होंने दे दिया। वहीं पर जाकर मुझे लगता है एक तो ये बहुत बड़ी वजह रही है। दूसरा क्या था कि सरकार में थी सत्ता विरोधी लहर, और तीसरा एक बड़ा मुद्दा जो मुझे लगा है बंगाल के अंदर जो मैं विजिट किया, महिलाओं में जो मुद्दा है सुरक्षा का था, और जिस प्रकार से आरजी केस वगैरह इस प्रकार की बातें हुई, और उसमें जो ममता जी का रोल रहा, ये बहुत बड़ा मुद्दा रहा बंगाल की महिलाओं में असुरक्षा की भावना। और आपको याद होगा बीजेपी ने उन्हीं महिला को, जिस महिला के साथ में स्थिति मतलब पीड़ित महिला की माता जी को टिकट देकर बात पूरी कीजिएगा। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, सीधा दर्शकों को स्क्रीन पर एक बड़ी खबर दिखा दे। पश्चिम बंगाल में काउंटिंग से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी है, और पश्चिम बंगाल में मतगणना लगातार जारी। इलेक्शन कमीशन के रुझानों में भारतीय जनता पार्टी को अब क्लियर मैंडेट यानी कि बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब ऐसे में बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार बन सकती है अगर यही आंकड़े अगर नतीजों में तब्दील हो जाते हैं तो। रुझानों में बीजेपी को 147 सीट जाती हुई नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल में काउंटिंग से जुड़ी हुई इस समय की ब्रेकिंग न्यूज, इलेक्शन ब्रेकिंग जो है वो ये कि इलेक्शन कमीशन के रुझानों में भारतीय जनता पार्टी अब बहुमत को पार कर चुकी है, और ये ऐतिहासिक है बीजेपी के लिए। ये ऐतिहासिक है क्योंकि बंगाल का अपना एक सिग्निफिकेंस रहा है बीजेपी के नजरिए से। बंगाल बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट राज्य बन चुका है इन 5 चुनावी राज्यों में जिन पर आज मतगणना चल रही है, जहां ईवीएम खुल रहे हैं, लगातार राउंड्स की वोटिंग बीतती जा रही है, और सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट कोई स्टेट बना तो वो पश्चिम बंगाल बना। तो इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आपको बता दें, अब बंगाल में हुमायूं कबीर नावदा सीट से आगे हो चुके हैं।
यहां पर झारग्राम और जयपुर से बीजेपी फिलहाल आगे चल रही है, लेकिन हुमायूं कबीर अब आगे हो चुके। पहले पीछे चल रहे थे लेकिन अब लीड कर रहे हैं। बंगाल में हुमायूं कबीर नावदा से फिलहाल आगे चल रहे हैं और उन